तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 25 मार्च 2023 फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, सभी प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे प्रश्न हमको यहाँ पर मिल चुके हैं और हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि देखा गया है कि इस पहले वाले प्रश्न सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं। तो अगर ये प्रश्न आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, तो आपके बहुत सारे प्रश्न आगे के लिए भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि लास्ट में आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और आज की शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। यह प्रश्न आज पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे। पूछा गया था इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे दक्षिणतम सीमा पर है मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो सही आंसर है पेंच नेशनल पार्क। चलिए पेंच नेशनल पार्क के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको दे देते हैं। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों जिलों में यह पड़ता है। ठीक है, इसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नाम से इसको जाना जाता है। दक्षिणी सीमा पर यह स्थित है। ठीक है, स्थापना की बात करें 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 758 वर्ग किलोमीटर, लगभग 293 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, क्योंकि इससे संबंधित अन्य प्रश्न भी आगे बन सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कल हम आपके लिए आज शाम को ही हम आपके लिए कंप्यूटर की एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं। जो एमपी पटवारी का फर्स्ट फेज है, 15 मार्च से अब तक जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों को एक साथ कंपाइल करके लगभग 150 प्रश्न बने हैं। उन सभी प्रश्नों की एक वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं। उसको पढ़ लेंगे तो उससे बाहर एक भी प्रश्न आपका कंप्यूटर का नहीं जाने वाला है। 20 से 22 प्रश्न उसमें से ही आ जाएंगे आपके शिफ्ट के। ठीक है, अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ पर लगता है। तो उज्जैन में लगता है मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला। देखिए कुछ जानकारी, तो मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। नदी भी पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, महाकाल मंदिर कहाँ पर है, तो वो भी आपका उज्जैन में ही स्थित है। इस मेले को सिंहस्थ कुंभ मेला कहा जाता है। नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि नाम भी पिछली बार कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और यह मेला जो है बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। यह प्रश्न भी पूछा गया कि सिंहस्थ कुंभ मेला किससे संबंधित है, तो बृहस्पति ग्रह से यह संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़े। नसीर अल बहर सैन्य अभ्यास भारत और किसके मध्य में होता है। ठीक है, आइए आंसर देखें। तो भारत और ओमान के मध्य में नसीर अल बहर सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, भारत और रॉयल ओमान नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नसीर अल बहर 2022 का अभी हाल ही में जो है समापन हुआ है। ये संस्करण पूछ सकते हैं, तो यह इसका 13वां संस्करण था, जो 20 नवंबर 2022 को ओमान के तट पर शुरू हुआ था। कहां पर हुआ, ओमान में हुआ। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। इतनी ही जानकारी पढ़िए, ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा, और समय ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समय ही हम आपका बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। लगभग 15 मिनट में पूरे पेपर का एग्जाम एनालिसिस, क्या कट ऑफ है, किस शिफ्ट किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं, सारा हम आपको 15 मिनट के अंदर ही बता देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए सबको पता है हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है मानव जाति को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। ठीक है, इस वर्ष की थीम आपसे जरूर पूछी जा सकती है। तो आइए पर्यावरण दिवस की थीम देख लेते हैं, क्योंकि पर्यावरण दिवस पूछ लिया है तो आगे आपसे थीम पूछेंगे। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम 2022 की थीम क्या है, तो ओनली वन अर्थ, जिसका अर्थ है केवल एक पृथ्वी। ये इस वर्ष की थीम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जगह पर शिशुपाल का शासन था। तो मध्य प्रदेश में चंदेरी में जो है शिशुपाल का शासन हुआ करता था। चलिए चंदेरी के बारे में कुछ अतिरिक्त फैक्ट देखते हैं। तो चंदेरी बुंदेलखंडी शैली की साड़ियों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। पारंपरिक हस्त निर्मित साड़ियां यहाँ का एक प्रसिद्ध केंद्र है। ठीक है, कुछ महल देख लेते हैं चंदेरी का। तो अशोक महल, बादल महल, चंदेरी का किला, ये सब चंदेरी में फेमस है। चंदेरी का एक युद्ध बहुत फेमस है। 1528 में बाबर ने चंदेरी के युद्ध में राजपूतों को हराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राजस्थान के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, दूसरे क्रम में आता है राजस्थान के बाद। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश के राज्य क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो राज्य का कुल क्षेत्रफल 308252, अन्य स्रोतों में 308245 भी दिया हुआ। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल क्षेत्रफल का 9.33% है। ये पूछा जा सकता है आगे। ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम तक 870 किलोमीटर फैला है और उत्तर से दक्षिण तक 605 किलोमीटर फैला है। पूरा जानकारी आपको मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल की हम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आगे भी बनेगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। ठीक है,
चलिए, हट्टा महल किस शैली में बना हुआ है? तो मराठा शैली में बना हुआ है हट्टा महल। हट्टा महल की कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो रंग महल हट्टा, दमोह जिले में 1804 में ये निर्मित एक स्मारक है। मराठा शैली का उदाहरण है। यह अब वर्तमान में ये खंडहर अवस्था में है। देखिए कितना डीप कहाँ से प्रश्न उठा कर लाए हैं। हट्टा महल के बारे में आपसे पूछा गया है, जो खंडहर बन चुका है। तो यही है व्यापम, ठीक है? इसीलिए पूरा एनालिसिस देखिएगा, एक-एक प्रश्न के बारे में डीप जानकारी आपको देंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं, ठीक है? चलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है। मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भोपाल में मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन का मुख्यालय है। कुछ अन्य मुख्यालय देख लेते हैं, देखिए। तो मार्शल आर्ट, कुश्ती, जूडो, कराटे अकादमी 2007 में स्थापना हुई थी, भोपाल में स्थित है, ठीक है। पुरुष हॉकी अकादमी कहाँ पर है? तो जुलाई 2007 में पुरुष हॉकी अकेडमी की स्थापना हुई थी, ये भी आपकी भोपाल में है। महिला हॉकी अकेडमी कहाँ पर है? तो जुलाई 2006 में स्थापना हुई थी, ग्वालियर में स्थित है। बैडमिंटन अकेडमी जुलाई 2010 में स्थापना हुई थी और ये भी आपकी ग्वालियर में ही स्थित है। ये सारी अकेडमियाँ आपको याद रखनी है, जो लगातार पूछी जा रही हैं। 2006-7 में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किसे दिया गया है मध्य प्रदेश में? आइए आंसर देखते हैं। तो 28 मार्च की ये खबर है, बहुत लोग कन्फ्यूजन है, लेकिन देख लीजिए 28 मार्च 2022 की ये खबर है कि पेंच टाइगर रिजर्व को बेस्ट मेंटेन टूरिस्ट फ्रेंडली नेशनल पार्क का अवार्ड दिया गया है। ये अभी की खबर है, ठीक है? तो करंट अफेयर से पूछा है, लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन 2006-7 में इसको जो है दर्जा दिया गया था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना मीनार वाली जामा मस्जिद कहाँ पर है? तो अभी हम कल ही हमने आपको पढ़ाया था कि बिना मीनार वाली जामा मस्जिद कहाँ पर है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँगे। कल हमने इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी थी, आज हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। अब अगर आपने कल वाली वीडियो देखी थी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये बिना मीनार वाली जामा मस्जिद है, वो कहाँ पर है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिससे कल वाली वीडियो में आपका नाम के साथ में जो है पूरा बताया जाएगा कि किसने आंसर दिया है। अब इससे ये भी पता चल जाएगा कि कितने लोग कल वाली वीडियो देखे हैं, कितने लोग कल वाली वीडियो नहीं देखे हैं। पूरा डिटेल में हमने आपको बिना जो ये मीनार वाली जो जामा मस्जिद है, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है? ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी कल का ही प्रश्न है, कल पूछा गया, आज फिर पूछा गया। लीला जोशी को पद्मश्री किस वर्ष दिया गया था? तो 2020 में लीला जोशी को पद्मश्री दिया गया था। अब ये देखिए कि ये देखिए डॉक्टर लीला जोशी कहाँ से हैं, ये पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर लीला जोशी रतलाम की रहने वाली हैं, इन्हें राष्ट्रपति द्वारा जो है सम्मानित किया गया, ठीक है? मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कल वाले प्रश्न का वीडियो मतलब आज जो प्रश्न पूछा है उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखेंगे। कल हमने डिटेल में आपको बताया था, एक बार आप लिख लेंगे तो हो सकता है ये जामा मस्जिद वाला प्रश्न दोबारा रिपीट हो, तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। डुमना एयरपोर्ट, डुमना एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है डुमना एयरपोर्ट। चलिए डुमना एयरपोर्ट के बारे में कुछ बता देते हैं। तो जबलपुर विमान क्षेत्र, जिसे डुमना हवाई अड्डा भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से 25 किलोमीटर दूर, लगभग 16 मील पूर्व में स्थित एक हवाई अड्डा है, ठीक है? इंदौर विमान क्षेत्र और भोपाल विमान क्षेत्र के बाद यह मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है, डुमना एयरपोर्ट जबलपुर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं। पहली वाला शब्द जरूर आ रहा है, पहला महिला राज्यपाल कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ये सब पूछा जा रहा है, ठीक है? देखिए ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश में ही इनकी जो है नियुक्ति हुई थी, ठीक है? इन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है। अब महिला राष्ट्रपति की बात करें तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। दिल्ली की पहली महिला सीएम पूछी जाती हैं तो शीला दीक्षित दिल्ली की पहली महिला सीएम है। एमपी की पहली महिला सीएम कौन है? तो उमा भारती एमपी की पहली महिला सीएम है, ये भी पूछा गया है, ठीक है? चलिए इनमें से किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है? आइए आंसर देखें। तो जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह को जो है पीला ग्रह कहा जाता है। चलिए कुछ अन्य फैक्ट देख लें। तो सबसे छोटा ग्रह बुध है, इनमें से एक प्रश्न बन सकता है, ठीक है? आगे आपके लिए सबसे छोटा ग्रह बुध है। सांझ का तारा, भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है और लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, ठीक है? इनमें से कौन सा जैविक खाद है? तो ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए थे। तो जैविक खाद आपका गोबर जो है वो एक जैविक खाद होता है, ठीक है? प्रश्न अन्य आगे प्रश्न बन सकता है कि किसको किसान मित्र कहा जाता है? तो कछुए को किसान मित्र कहा जाता है। ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, पर्यावरण से काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे हैं। संविधान संशोधन बिल को पास करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। आइए विशेष बहुमत के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो संविधान के अधिकांश उपबंधों में संशोधन के समय संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष या विशिष्ट बहुमत से तात्पर्य यह है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो है ये आपका विशेष बहुमत कहलाता है। विशेष बहुमत की आवश्यकता संसद के दोनों सदनों में होती है, यानी कि दोनों सदन की आवश्यकता होती है और राष्ट्रपति इस पे बाद में हस्ताक्षर कर देता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति को हाथ कितने समय तक धोने चाहिए? अब ये अजीब सा ही प्रश्न है, ठीक है ना? अब ये कमेंट बॉक्स में दिया होगा। अगर आप लाइफ बॉय से धुलते हैं तो वो वही प्रचार आता है ना, आप तेरा साबुन स्लो है क्या बंटी, 2 मिनट में ही, ठीक है? तो ये आपको ऑप्शन में दिया होगा, जैसे उस हिसाब से वो कर सकते थे कि व्यक्ति को हाथ कितने समय तक धोने चाहिए, ठीक है?
चलिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो सही आंसर है दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, कुछ ऐसा प्रश्न था। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन जो है वो बल का एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक वगैरह 1-2 पूछे जा रहे हैं। आज पेपर काफ़ी सरल था, साइंस काफ़ी सिंपल पूछी गई थी, ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है। दर्पण सूत्र से एक न्यूमेरिकल था, एक न्यूमेरिकल प्रतिदिन दर्पण सूत्र से आ रहा है। तो दर्पण सूत्र देख लीजिए, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है। जहाँ पर एफ जो है वो फोकल लंबाई होती है, भी दर्पण से छवि की दूरी होती है, यू दर्पण से वस्तु की दूरी होती है, ठीक है। दर्पण एक वस्तु है जो कि एक वस्तु की मतलब यही काल्पनिक छवि को दर्शाता है। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। अब ये सब आप देख लेना दर्पण के बारे में क्या-क्या अन्य प्रश्न बन सकते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत किसकी बनी होती है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम सियाल है। याद है ना आपको? सियाल, सीमा, निफे, ठीक है। सियाल सबसे ऊपर होती है, सीमा दूसरे पर होती है और निफे सबसे बीच में होती है। सियाल में क्या होता है? तो सिलिकॉन और एल्यूमीनियम जो है वो ऊपर होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो है वो बीच में होता है और जो फेरस और क्या था निफे फेरस और क्या था? एक और कुछ जो है वो आपका सबसे बीच में होता है, पृथ्वी के सबसे बीच में होता है, ठीक है? तो सियाल, सीमा, निफे से ये प्रश्न बन सकता है। निकिल और फेरस ये आपका मध्य में होता है, क्रोड में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टॉर्क किसके बराबर होता है? ये पूछा गया था। तो एक टॉर्क एफ इंटू एस, जो धुरी से दूरी होती है वहाँ ये जो है एक टॉर्क के बराबर होता है। एक टॉर्क बराबर एफ इंटू एस होता है, ठीक है। और थीटा भी दिया रहता है। तो जहाँ पर थीटा बल और स्थिति सदिश के बीच का कोण होता है, यानी कि एक टॉर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है और थीटा जो है वो बल और स्थिति के बीच का एक कोण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में आज संधि से एक प्रश्न आया था। संधि अभी तक नहीं पूछी जा रही थी लेकिन आज प्रश्न बना है, ठीक है। हरिगीतका में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 28 मात्राएं हरिगीतका में होती हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव 4 प्रकार के होते हैं। वाक्य को क्रम में लगाने के लिए आया था। अभी तक वाक्यों को क्रम में लगाने के लिए नहीं आ रहा था। अब जो है काफ़ी सारे वाक्य दिए हुए हैं, उनको क्रम में लगा करके एक सेंटेंस बना करके पूछा जा रहा है। पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, पांचवा कौन सा होगा, ऐसे करके, ठीक है। 4 विलोम शब्द आए थे। देश विदेश शब्द भी आज पूछे गए थे और छंद का एक उदाहरण दे करके पूछा गया था कि इनमें से कौन सा छंद है, ठीक है। वो छंद का एक उदाहरण देकर के पूछा गया था कौन से छंद का ये उदाहरण है। तत्सम तद्भव शब्द भी आए थे। मैथ्स की बात करें, प्रायिकता के 2 प्रश्न कल भी आए थे, आज भी आए हैं। सिंप्लीफिकेशन के 4 प्रश्न बन रहे हैं, थोड़ा-सा कैलकुलेटिव है, ठीक है ना? और ये प्रश्न आपको पीछे देखने को मिल रहे हैं। डीआई आई थी, पाई चार्ट से 2 प्रश्न थे। सीआईएसआई के भी अब प्रश्न आने शुरू हो गए हैं, 2 प्रश्न सीआईएसआई थे, ठीक है। टाइम एंड वर्क के प्रश्न कुछ बीच में कुछ गायब हो गए थे लेकिन अब टाइम एंड वर्क फिर से आने लगा है। 2 प्रश्न टाइम एंड वर्क के सिंपल थे, ठीक है। ट्रेन का भी 1 प्रश्न है और 3D से सिर्फ 1 प्रश्न आया है, बेलन से रिलेटेड प्रश्न आया है, बाकी एडवांस मैथ अब नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए रीजनिंग की बात करते हैं। तो आज पजल पूछी गई है रीजनिंग में। पजल से 3 प्रश्न बने थे। सिटिंग अरेंजमेंट भी आज पूछा गया है। नंबर सीरीज के प्रश्न पूछे गए हैं। क्लॉक का 1 प्रश्न था। डायरेक्शन से भी प्रश्न पूछे गए हैं और डायरेक्शन में दूरी पूछी जा रही है, यानी कि अंतिम दूरी कितनी हो रही है, तो उसके जैसे कि उसके ऑफिस और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है। तो वही जो आपका पाइथागोरस प्रमेय होती है उससे उसको लगा करके इसका आंसर निकल रहा था, ठीक है। अल्फाबेटिक सीरीज आई थी, यानी कि ABCD वाली सीरीज गायब कर देते हैं, कौन से क्रम में होगा, कौन से इधर-उधर होगा वो, ठीक है। चलिए इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आया था 3। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो है वो आपका 6 प्रश्न आए थे। कंजक्शन का 1 प्रश्न था। इडियम एंड फ्रेज का भी 4 प्रश्न आए थे। टेंस के 2 प्रश्न थे। पैरा जंबल से 4 प्रश्न आए थे, ठीक है। और अरेंजमेंट करने के लिए भी आया था कि 1 से लेकर के 7 तक उसमें लाइनें दी हुई थी, फिर उसमें अरेंजमेंट करने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। मिसस्पेल्ड वर्ड भी 2 मिसस्पेल्ड वर्ड पूछे गए थे। प्रबंधन की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रबंधन में आज प्रश्न मिले हैं। तरलता अनुपात पूछा गया प्रबंधन में। बजट से प्रश्न आए थे। बजट को भी प्रबंधन में ही पूछा जा रहा है, भारतीय बजट को, इंडियन बजट को, ठीक है। सीपीएम किससे संबंधित है, ये पूछा गया था आपके इस प्रबंधन में। विपणन से 2 प्रश्न थे। लेखांकन से 2 प्रश्न थे। मार्केटिंग से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कंपनी एक्ट के बारे में भी आज पूछा गया है। प्लानिंग प्रोसेस के बारे में पूछा गया है और स्टाफिंग क्या होती है इसके बारे में भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए कंप्यूटर की ओर चलते हैं। थोड़ा सा हम स्पीड तेज रख रहे हैं क्योंकि आपका समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 10 से 12 मिनट में पूरा वीडियो देखिए, समझिए कैसा पेपर आ रहा है और अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। डेली लेकर के आते हैं शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का डेली वीडियो। बाकी जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कंप्यूटर है उसकी हम ऑलरेडी एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं, जो आपकी 15 मिनट की होगी। 150 प्रश्न जो अब 15 मार्च से अब तक पूछे गए कंप्यूटर में, सारे प्रश्न वही प्रश्न रिपीट होकर के आ रहे हैं। एक वीडियो देख लेना, पूरा आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथी पीढ़ी कब शुरू हुई थी, ये आज पूछा गया था कंप्यूटर में। DHTML का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। तो डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है इसका फुल फॉर्म होता है। TCP का पूछा गया था, ठीक है। तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये आपका TCP का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। एक्सेल से 1 प्रश्न था। मेमोरी से 2 प्रश्न थे। मेमोरी की ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं, उनमें से ही प्रश्न आ रहे हैं। मेमोरी वाली वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। हमने ये भी बताया था कि सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, बेंगलोर में है, ये भी बताया था, ठीक है ना। चलिए इनपुट आउटपुट का भी एक प्रश्न आज आया था, लेकिन इनपुट आउटपुट काफ़ी कठिन प्रश्न था। यानी कि कीबोर्ड में हम जब इनपुट करते हैं तो वो किस में जाता है, एनालॉग सिग्नल में जाता है, किस सिग्नल में जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए ओवरऑल बात करते हैं तो मैथ रीजनिंग को मिला करके आज 60 प्रश्न आए हैं लगभग।
हिंदी के 25 प्रश्न पूरे आ रहे हैं। जीके साइंस को मिलाकर के आज थोड़े से कम थे, कल 55 थे, आज 48 हैं। कंप्यूटर के 22 प्रश्न लगभग आ रहे हैं। मैनेजमेंट के प्रश्न फिर से कम हो गए हैं और 18 पर पहुंच गए हैं। टुडे शिफ्ट की कट ऑफ बात करते हैं तो थोड़ा-सा मॉडरेट जो आपका ये शिफ्ट थी, तो लगभग 140 से 145 वाले जो हैं वो बिल्कुल सेफ ज़ोन में रहेंगे। 145 से ज़्यादा कट ऑफ इस शिफ्ट का नहीं जाने वाला है, ठीक है? बाकी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे कि लगातार सबसे अच्छा वीडियो एनालिसिस जो है वो आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर ही देखने को मिलेगा, ठीक है? जल्दी हम शिफ्ट 2 की भी एनालिसिस लेकर के आएँगे। 6 बजे पेपर छूटेगा, 7 साढ़े 7 8 बजे तक आपको वो एनालिसिस भी मिल जाएगी। और कल वाली एनालिसिस ज़रूर देख लेना, कल वाले सेम टू सेम प्रश्न, कल वाले पेपर से काफ़ी सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं साइंस के भी और आपके जीके के भी। 2 तो हमने दिखाई दिए, एक का हमने आपसे आंसर पूछा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।